हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। फर्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग टोबैको टैक्सेशन। टोबैको टैक्सेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, कर रहा है गवर्नमेंट। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है ये, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें टोबैको पे किस तरह का टैक्स लगता है, वो बिल्कुल अलग तरह का ही लगता है ना। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सेकंड इज वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे, उस पे हम सॉइल के बारे में जानने वाले हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिहाजे से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वट एवर न्यू कीवर्ड्स यू लर्न, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और कीवर्ड्स का अलग से सेपरेट नोट्स बनाइए, सो दैट आप उसको यूज कर पाइए डायरेक्टली अपने एग्जाम में। फर्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग टोबैको टैक्सेशन। पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल टू लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया है कि एक्साइज ड्यूटी को लेवाई करना है। एक्साइज ड्यूटी को किस पे लेवाई करना है? टोबैको पे। ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा ड्यूटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, एनीथिंग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। तो जब जीएसटी आया नहीं था, जीएसटी के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती थी? एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। जीएसटी आने के बाद ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह कहाँ पे मर्ज्ड है, या हम बोलें सबस्यूम्ड है, तो एक तरह से वो जीएसटी का पार्ट है। बट टोबैको एक एक्सेप्शन बन के रह गया। टोबैको, पेट्रोलियम, ये एक दो प्रोडक्ट हैं जो एक्सेप्शन बन के रह गया। आज हम टोबैको के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ टैक्सेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के भी बारे में बात करने वाले हैं। पार्लियामेंट हैज पास द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 which facilitates the levy of higher excise duty on tobacco products. This legislative change is a preemptive measure to handle the upcoming discontinuation of the GST compensation cess in December 2025, January 2026. ये एक प्री एम्प्टिव मेजर है। ये लेजिस्लेटिव चेंज लॉ में चेंज किया गया, और ये लॉ में चेंज एक तरह से एक प्री एम्प्टिव मतलब गवर्नमेंट ने प्रीएम्पशन लिया। प्री एम्प्टिव मेजर है कि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस को क्या करने वाले हैं? डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस? अब ध्यान से देखिएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, और उनको ध्यान में रख के ही हम काम करेंगे। देखिए, तो जब जीएसटी नहीं आया था, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिफोर जीएसटी, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आफ्टर जीएसटी। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, जब जीएसटी नहीं आया था, मान लो कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे क्या ले लेती थी? एक्साइज टैक्स ले लेती थी। और स्टेट गवर्नमेंट उस पे क्या लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट उस पे सेल्स टैक्स ले लेती थी, या उसको हम वैट भी बोलते थे। ठीक है, ऐसा करके टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, उस समय कोई टैक्स नहीं लग रहा होता है, रादर देन जब वो सेल हो रहा होता है, सेल के टाइम पे जीएसटी लग जाता है। जीएसटी में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट एसजीएसटी छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे करके क्या होता है, आपका सीधे सीधे टैक्सिंग स्ट्रक्चर जीएसटी के बाद, आफ्टर जीएसटी, आफ्टर 2017 चेंज हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या था कि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग टैक्स मिलता था, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया कि स्टेट का जो टैक्स मेकिंग पावर है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया जीएसटी लगाने के बाद से। बहुत सारे स्टेट ने बोला कि उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा जीएसटी लगने की वजह से, टेम्पोररी रूप में रेवेन्यू क्या होगा? लॉस होगा, है ना। क्योंकि अब कंपनियां जो होंगी वो कहीं कहीं और शिफ्ट हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग शिफ्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कई बार स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा लेती थी, अलग अलग तरह से कुछ कुछ टैक्स लगा लेती थी, तो वो टैक्स अब लगा नहीं पाएंगी, अब तो सीधे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगना है। तो स्टेट्स ने बोला उनका रेवेन्यू लॉस होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपका रेवेन्यू अगर लॉस हो रहा है, उस रेवेन्यू लॉस को हम कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनसेशन। कंपनसेशन करेंगे आगे आने वाले 3 साल तक, तब तक तो आपका रेवेन्यू लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेंटर ने एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला? जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेस मतलब एडिशनल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स।
टैक्स के ऊपर टैक्स को हम क्या बोलते हैं? सेस। सेस बोलते हैं, सरचार्ज भी बोलते हैं। सेस में पर्पस क्लियर होता है। जैसे यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लिखा हुआ है। यहाँ पर्पस क्लियर है कि ये सेस से जो भी पैसा आएगा वो जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए स्टेट्स को दिया जाएगा। मतलब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा किसको देगा? स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए देगा। फिक्स काम होता है। सरचार्ज का कोई फिक्स काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये चल रहा था 2017 से। अचानक से 2020 में कोविड आ गया, स्टेट्स और परेशान हो गए। और परेशान हो गए कि भैया अब तो पैसा और नहीं है ना? यूपीएससी ने मेंस में भी इस जीएसटी कंपनसेशन रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन पूछा कि फिर क्या होगा, कैसे होगा, जीएसटी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? स्टेट्स के पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है जो उनके पास आना चाहिए था। बट अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, एवरीथिंग इज ओके नाउ। जीएस कोविड आए हुए 5-6 साल निकल गए हैं, है ना? ये 5-6 साल इतने स्पीड से निकले हैं कि आपको खुद भी इमेजिन नहीं हो रहा होगा कि कितनी फास्ट ये 5-6 साल निकले हैं। मेरी लाइफ में बहुत तेज निकले हैं, और आई होप आपकी लाइफ में भी ये 5-6 साल बहुत ही तेज निकल चुके हैं। ठीक है। अब कंपनसेशन सेस आ गया। कंपनसेशन सेस अब हटा देने की बात गवर्नमेंट कर रहा है, क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं रहा। स्टेट्स को अब कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। जीएसटी compensation cess introduced in 2017 during the loss of the GST system compensates states for any revenue loss below the protected 14% growth rate। मतलब स्टेट का रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए? 14% से बढ़ना चाहिए। अगर 14% से नहीं बढ़ रहा है, कंपनसेट कौन करेगा? ये जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पैसा आएगा उससे सेंटर क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। 5 ईयर तक कंपनसेशन करना था, कोविड की वजह से ये एक्सटेंशन लगा लिया गया। The deadline. The finance minister confirmed that the 2.69 लाख करोड़ लोन will be fully repaid by December। कोविड के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया था स्टेट्स को पैसा देने के लिए। वो पूरे पैसे को एक तरह से क्या कर दिया जाएगा? फुल्ली रीपेड कर दिया जाएगा। Once this loan is cleared, the legal validity of the compensation cess ceases to exist। जब ये लोन क्लियर हो जाएगा तो इस सेस का, कंपनसेशन सेस का जो लीगल वैलिडिटी है वो एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा, है ना? क्रिएटिंग अ नीड फॉर अ न्यू टैक्स। तो एक नया टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात। जीएसटी कंपनसेशन सेस को अब क्या किया जा रहा है? एबॉलिश किया जा रहा है। ठीक है। आपको बात समझ में आई? चलिए, अब ये हो गया टॉपिक नंबर 1। इसी के अंदर अब हम बात करते हैं टोबैको की। तो ये तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए था जीएसटी कंपनसेशन सेस। बट अब टोबैको की बात करते हैं। टोबैको या फिर अल्कोहल, शुगर। शुगर तो चलिए इतना नहीं, गैम्बलिंग, इन सबको क्या बोलते हैं? डीमेरिट और सिन गुड, पाप गुड बोलते हैं, क्योंकि ये डीमेरिट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सोसाइटी में निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं इनसे, हेल्थ खराब होता है वगैरह वगैरह, सोसाइटी पे बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे चीजों के लिए टैक्स लगाया जाता है, जहां इकोनॉमिस्ट आर्थर पिगो ने बोला था, जिसको हम पिगोबियन टैक्स बोलते हैं। पिगोबियन टैक्स मतलब करेक्टिव टैक्स इम्पोज टू एड्रेस दिस निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। कि जब निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो ही रहा है तो आप टैक्स ज्यादा लगा लो। हाई टैक्स आर्टिफिशियली रेज प्राइसेस टू अचीव डिटरेंस। ज्यादा पैसा लगता है तो बहुत लोग पैसे की वजह से ही वो सब कंजम्पशन नहीं करते हैं, एंड जनरेट रेवेन्यू। और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आता है कि हेल्थ वगैरह चीजों में उस पैसे को लगा पाए। ठीक है। अब बात आती है किसकी? टैक्सेशन की। 2017 में जीएसटी आया, एम्ड फॉर वन नेशन वन टैक्स, जिसमें एक्साइज टैक्स जो कि सेंटर लगाता था, वैट जो स्टेट लगाते थे, सर्विस टैक्स जो सेंटर लगाता था, सब उसके अंदर मर्ज हो गया, सबस्यूम हो गया। बट टोबैको बाहर ही रहा। टोबैको टोबैको बाहर रहा। टोबैको पे जीएसटी वाले सिस्टम से क्या रहा? बाहर। The center wanted to retain the sovereign right to tax tobacco। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता था कि टोबैको पे तो हाई टैक्स लगा के ही रखेगा। टोबैको पे जीएसटी भी लगता रहा, 28% हाईएस्ट लेवल ऑफ जीएसटी भी लगता रहा। बट टोबैको पे अलग से एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट लगाता रहा। और पेट्रोलियम पे भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, बट पेट्रोलियम पे कम से कम जीएसटी नहीं लगता है। तो टोबैको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट था जिस पे एक्साइज टैक्स भी लग रहा था, और जीएसटी वो भी हाईएस्ट वाला 28% वाला भी लग रहा था। उसके ऊपर से सेस भी लग रहा था। बहुत सारे टैक्सेस टोबैको पे लग रहे थे। डबल टैक्सेशन अगर बोला जाए
वो गलत नहीं होगा, डबल ट्रिपल टैक्सेशन लग रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 ए जो जीएसटी एक्ट को लेके आता है, उसके अंदर एंट्री 84 यूनियन लिस्ट की बात करता है। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लगा सकता है। डबल टैक्सेशन चल रहा था किस पे? टोबैको पे। रिजल्ट, टोबैको इज द ओनली मेजर कमोडिटी इन इंडिया दैट सफर्स डबल टैक्सेशन। जीएसटी लेविड बाय सेंटर प्लस स्टेट, जीएसटी दोनों लगा रहे हैं, और सेंट्रल एक्साइज कौन लगा रहा है? सिर्फ सेंटर लगा रहा है। ठीक है। अब ठीक, यहां तक समझ में आ रही बात? करंट स्टेटस क्या है? करेंटली अंटिल द न्यू बिल कम्स इनटू फोर्स, सिगरेट पैकेट एसेंशियली पे 3 लेयर ऑफ टैक्स। जब तक नया बिल नहीं आता, है ना, सिगरेट पे क्या क्या टैक्स लगेगा? जीएसटी अभी मान लेते हैं 28%, पुराना वाला ही अगर टैक्स रेट माने तो 28% का जीएसटी। ठीक है, जो बेस्ड ऑन द वैल्यू, सिगरेट महंगा होगा तो ज्यादा जीएसटी, कम होगा तो कम जीएसटी। कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस, सेंट्रल एक्साइज, तीनों तरह का टैक्स किस पे लगता है? आपके सिगरेट के ऊपर लगता है। 28% हटा के जीएसटी अब कितना लगेगा? 40% लगने वाला है। जब दिसंबर के बाद से जीएसटी कितना लगेगा? 40% जीएसटी लगेगा, सेस वेस हट जाएगा। और साथ में हाई एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। एक्साइज ड्यूटी पहले लो था, तो एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगेगा। और ये पैसा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ध्यान देखिए, ये 28% जो जीएसटी लगता था सिगरेट पे, 28% में पैसा किसके पास जाता था? सीजीएसटी सेंटर के पास, और एसजीएसटी स्टेट के पास। बढ़िया। कंपनसेशन सेस का पैसा किसके पास जाता था? कंपनसेशन सेस का पैसा सेंटर के पास। उसी पैसे से वो स्टेट को कंपनसेट करता था, डायरेक्टली स्टेट के पास नहीं जाएगा। कहीं भी सेस मेंशन्ड है, सेस, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ, सेस या सरचार्ज अगर मेंशन है, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। सेंटर ही उसको लगा सकता है। सेंटर उस पैसे का चाहे जो करे, है ना। तीसरा आ गया लो एक्साइज। लो मतलब छोटा मोटा एक्साइज टैक्स। तो ये पैसा किसके पास जाता था? सेंटर के पास। बट इस पैसे का बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा, डिवीजन होता है। ठीक है। जो टैक्सेस होते हैं ना, देखो, टैक्सेस एक, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा फाइनेंस कमीशन करके, फाइनेंस कमीशन। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में पढ़ोगे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? जो पैसा स्टेट को गया वो तो स्टेट को गया, बढ़िया बात है। लेकिन जो पैसा सेंटर को आया, वो सारा पैसा सेंटर खुद यूज नहीं करेगा। सेंटर के पास जीएसटी आया ना, है ना, सीजीएसटी। सेंटर के पास जीएसटी के अलावा क्या आया? इनकम टैक्स आया ना। ठीक है। सेंटर के पास कॉर्पोरेट टैक्स आया ना। ठीक है, जो कॉर्पोरेट से प्रॉफिट का टैक्स आ रहा है। सेंटर के पास बहुत सारे टैक्सेस आ रहे हैं ना। तो ये सारा पैसा सेंटर खुद ही यूज करेगा क्या? नहीं। ये ये पैसा बटेगा, बटेगा, बटेगा। बांटने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन बोलता है कि ये पैसा बटेगा, और ये पैसा 41% कहाँ जाता है? स्टेट्स को जाता है। ठीक है। और ये फाइनेंस कमीशन थोड़ा बहुत फॉर्मूला बदल सकता है, 41 को 42 कर सकता है, 45 कर सकता है। ऐसा फाइनेंस कमीशन के हाथ में होता है। ठीक है। अब इसी में क्या है? एक्साइज टैक्स भी रख लो, एक्साइज टैक्स। लेकिन सेंटर के पास जो सेस का पैसा गया, सेंटर के पास जो सरचार्ज का पैसा गया, वो पैसा बटता नहीं है। वो पैसा सेंटर को जो मर्जी वो करे। सेंटर की मर्जी हो तो वो स्टेट को दे दे, नहीं मर्जी हो तो बिल्कुल नहीं दे। बट ये जो सीजीएसटी भी गया ना, ये पैसा भी बटेगा, और उसमें भी 41% किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा। तो अब सेस की जरूरत तो रही नहीं। अब तो ड्यूटी लगेगा उसमें, चलिए थोड़ा बाद में ही सही, लेकिन किस, उसका 41% किसको बाद में मिलना है? स्टेट्स को मिलना है। फाइनेंस कमीशन दिलवाता है। ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे हम समझ रहे हैं। पान मसाला, टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। पान मसाला पे अब टैक्स मशीन की कैपेसिटी के बेसिस पे लगेगा, कि छोटे जोड़े जो प्लांट्स हैं, उनकी मशीन का आप कितना प्रोड्यूशन करने का कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे उनका क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, है ना। तो एक्साइज टैक्स वैसे ही लगता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे लगता है। प्राइस इम्पैक्ट यहाँ हाई, प्राइस इम्पैक्ट यहाँ गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल रखना चाहती है। Fiscal federalism, the shift from cess to excise is a beneficial to state. Cess proceed were not shareable, चाहे वो सेंटर को देना है तो दे दे। एक्साइज ड्यूटी इज पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। इसको आप क्या बोलोगे? ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको बोलोगे डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल मतलब ये पैसा बटेगा, स्टेट में भी जाएगा और सेंटर के पास भी रहेगा। ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंश्योर होगा ही, टैक्स इंसिडेंस अगर फॉल नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा था। सेकंड टॉपिक, वर्ल्ड सॉइल डे। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी तो आप समझते ही हो। अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल लगा।
जो सॉइल के बारे में द हिंदू का हमें पढ़ना चाहिए। एनुअली मनाते हैं हम दिसंबर 5। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आप प्रोबेबली दिसंबर 6 को देख रहे होगे। मैं थोड़ा सा नॉकटर्नल प्राणी हूँ। नॉकटर्नल आप समझते हो ना? तो नॉकटर्नल में रात में जगना पसंद करता हूँ। रात में जग जग के आपको करंट अफेयर्स की सप्लाई करते रहता हूँ, ठीक है? तो established by the Food and Agricultural Organization of the United Nations, थीम 2025 का क्या है? हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सोसाइटीज। सिग्निफिकेंस क्या है? इट हाईलाइट्स दैट सॉइल इज नॉट जस्ट डर्ट बट अ लिविंग रिसोर्स। सॉइल डर्ट नहीं, सिर्फ एक डर्ट नहीं है, लिविंग रिसोर्स है। विथ 56% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज, द फोकस इज नाउ ऑन हाउ अर्बन सॉइल एक्ट्स एज अ डायनेमिक एलाई इन बिल्डिंग रेजिलिएंट फ्यूचर सिटीज। फोकस कहाँ पे है? अर्बन सॉइल को कैसे यूज किया जाए कि एक रेजिलिएंट फ्यूचर सिटीज बिल्ड हो। सॉइल के अंदर क्या क्या आता है? सॉइल के अंदर क्या क्या आता है? सॉइल में पानी भी होता है, मॉइस्चर होता है कि नहीं? सॉइल में क्या होता है? मॉइस्चर भी होता है। सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स भी होते हैं, खासकर अपर मोस्ट लेयर की हम बात करें, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल में एयर भी होता है, भुरभुरा सॉइल, एरी एयर भी होता है। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस है ना, जो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं, छोटे-मोटे मतलब आँखों से दिखाई भी नहीं देंगे, बैक्टीरिया वगैरह, ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। ये आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। कई बार एग्रीकल्चर वाले लैंड पे अलग से ह्यूमस वगैरह को ऐड किया जाता है। जो भी आप कंपोस्ट खाद वगैरह डालते हो, उससे ह्यूमस का जो इंक्रीमेंट होने लगता है। सॉइल इज बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, किसकी वजह से? ह्यूमस की वजह से। बायोलॉजिकली एक्टिव, पोरस, पोरस मतलब जहां पे एयर जा सके। पोरस मीडियम दैट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट एक्ट एज अ नेचुरल रिजर्वायर फॉर वाटर and nutrient, a medium for plant growth and habitat for organism। mineral, organic matter, water and air, ये सब soil के मेन कंपोजिशन है। अब ये पूरा टेबल है, पूरा टेबल आप आराम से पीडीएफ में देखना, ठीक है? एक साथ कलेक्टिवली दे दिया गया है सो दैट कि आराम से पढ़ते रहो। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ते हो, सॉइल के बारे में आप जब भी पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हो। एलुवियल सॉइल जो रिवर की वजह से बनता है, रिवर बेसिन की वजह से बनता है ना? ब्लैक सॉइल जो आपको महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। डेक्कन प्लेटू पे काला काला, इसको रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं, जहाँ पे कॉटन बहुत होता है। रेड सॉइल आपको उड़ीसा वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहाँ प्लेटू रीजन है, रेड सॉइल। लैटेराइट मतलब ये भी एक तरह से आसाम, मेघालय में काफी लेटेराइट, लेटर मतलब होता है पत्थर, पत्थर वाले सॉइल जो इंटेंस रेनफॉल की वजह से बनते हैं। जब आप मेघालय जाते हो तो रास्ते में जो आपको सॉइल दिखेगा, वो कैसा सॉइल दिखेगा? लेटेराइट सॉइल, ठीक है? या फिर आप उसके अलावा जब आप नागालैंड भी जाओगे तो आपको दिखेगा एरिड सॉइल, डेजर्ट एरिया में बालू बालू, अल्कलाइन सॉइल। पीटी एंड मार्शी सॉइल आपको कहाँ मिलेगा? केरला वेरला, जहाँ मिट्टी एकदम क्या है, कीचड़ वाले जगहों पे मिलेगा पीटीएन मार्सी सॉइल। फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा। तो ये सॉइल के टाइप है, सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का टेक्सचर, कलर, फर्टिलिटी, मॉइस्चर रिटेंशन, मेजर क्रॉप्स क्या निकलते हैं और क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पूरा टेबल आप मस्त क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, अपने पास होल्ड करके रख लेना। ये डायरेक्टली यहाँ प्रीलिम्स में से एक क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएगा। वैसे तो ये स्टैटिक पार्ट है, बट एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में से यहाँ से निकलता है, खासकर यूपीएससी प्रीलिम से। एपीएससी प्रीलिम से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यूपीएससी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछती है, सॉइल से पूछती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। फंक्शन ऑफ अर्बन सॉइल। अर्बन सॉइल का फंक्शन क्या होना चाहिए? क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना, लड़ना क्लाइमेट चेंज से। जो अर्बन एरियाज अर्बन हीट आइलैंड बन जाते हैं, हीट का आइलैंड बन जाता है, पूरा कंक्रीट बन जाता है। कंक्रीट क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है? बहुत सारा एयर कंडीशनर हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ सॉइल ही ऑब्जॉर्व करेगा। सॉइल का करेगा, मिट्टी जो होती है वो एब्जॉर्ब करेगी, तो सॉइल होना जरूरी है। फ्लड का प्रिवेंशन करेगी। सॉइल पानी को स्पॉन्ज की तरह थोड़ा सोखती है, नेचुरल स्पॉन्ज का काम करती है। अर्बन फूड सिस्टम को सपोर्ट करने का, अर्बन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का काम करेगी। मेंटल वेलबींग, access to soil-rich green space provides vitamin N, reducing stress and anxiety while encouraging physical activity and social bonding। गांव में आपने देखा है क्या? गांव में आपने बहुत ज्यादा एंजाइटी लोगों में नहीं देखा होगा। Degradation of urban soil, despite its value, urban soil is under severe threat। डिस्पाइट इट्स वैल्यू के बावजूद भी अर्बन सॉइल सीवियर थ्रेट में है। सॉइल सीनिंग, कवरिंग सॉइल विथ कंक्रीट एंड एस्फाल्ट सफोकेट सॉइल लाइफ। सॉइल को अगर हम कंक्रीट एंड एस्फाल्ट से कवर कर लेते हैं, सील कर लेते हैं, तो सॉइल लाइफ क्या होती है? सफोकेट होती है। कवर तो कर ही देते हैं हम लोग। सफोकेट सॉइल लाइफ, नो एयर वाटर एक्सचेंज। यहाँ हम
जो फुटपाथ बनाते हैं वो भी कैसा रहता है, कंक्रीटाइजेशन रहता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन, हेवी कंस्ट्रक्शन, मशीनरी कंप्रेस सॉइल डिस्ट्रॉइंग इट्स पोरोसिटी। हेवी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पोरस नेचर खत्म हो जाता है। कंटामिनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं हम लोग। ग्लोबल स्टैट, FOA notes that nearly one third of the world soil are degraded. One third world soil क्या है, degraded. वे फॉरवर्ड क्या है, द कैंपेन कॉल्स फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हम ज्यादा लगा रहे हैं, कंक्रीट बेस्ड, तो अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, रिप्लेस कंक्रीट विथ रेन गार्डन, रेन गार्डन बनने चाहिए। एंड ट्री बेल्ट्स टू मैनेज स्टॉर्म वाटर नेचुरली। अर्बन एग्रीकल्चर, चैंपियनिंग कम्युनिटी गार्डन टू improve soil health while providing fresh food. Soil literacy, school should host soil testing workshop. ठीक है ना? वहाँ पे कंपोस्टिंग किचन वेस्ट को हम कंपोस्ट करके उससे खाद बनाएँ। ठीक है? तो ये रहा इसके ऊपर क्वेश्चन। फाउंडेशन ऑफ अ रेजिलिएंट सिटी इज नॉट जस्ट स्टील एंड कंक्रीट बट लिविंग सॉइल। डिस्कस द इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड बाय अर्बन सॉइल एंड द चैलेंजेस पोज्ड बाय सॉइल सीलिंग इन इंडियन सिटीज। तो ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इसको आप क्या करिए, आंसर करिए। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्री स्टेटमेंट, फोर ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। पॉज करिए, आंसर बताइए। सेकंड इज रिगार्डिंग सॉइल एंड वर्ल्ड सॉइल डे। थ्री स्टेटमेंट, फोर ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ये लास्ट दिन के क्वेश्चन हो गए, है ना? लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसके आंसर्स, ये लोक्रेसी वाला आंसर। और इसके साथ ही आज का DCA खत्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।